कहानी का शीर्षक है मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो समय को मात दे। ये कहानी वक्त के ऊपर आधारित है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई है। शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। एक साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए डर लग रहा था कि कोई ठाड़ न दे। डॉक्टर साहब को सामने देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है भाई? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें भी नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ प्राय आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ सरकार। संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उनकी ओर मुंह फेर कर नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना भाई। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका अब उसे विश्वास नहीं आ रहा था। सभी संसार कितना निर्मम, कितना कठोर है, ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था। वह तो उन पुराने ज़माने के लोगों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, किसी मुर्दे को कंधा देने या किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कले को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर कार दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों तरफ निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था वो। उनकी बड़ी तारीफ जो सुनी थी उसने, यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे वो लोग। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की थी, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद ही तो था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय था। एक नियम से वे बिल्कुल नहीं टलते थे। ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की।
तीसरी संतान कभी नहीं हुई। इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लेकिन लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था। कैलाश, वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। शाम का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी। नाटक स्वयं कैलाश ने लिखा था। वही एक एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई दूसरी तरफ से बुलाता, अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे, हमारे पास भी तो आओ। सभी उसे छेड़ते थे। बेचारे को जरा सांस लेने का भी टाइम नहीं था। अचानक से एक लड़की ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो यार, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का बहुत शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था वो। थोड़े ही दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सबीरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बड़ा शौक था। इतना पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, वो उसे लेकर ही छोड़ता था। यही उसका शौक था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह गलत समय पर था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंक जाएंगे, और रात के समय क्या उन्हें छेड़ा जाना सही है, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा नहीं पाऊंगा, कमरे में भीड़ लग जाएगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते यार, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज मत मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने कहा, मिस गोविंद इतनी सीधी हैं, तभी आप ऐसे कह रहे हैं, कोई और होती तो इसी बात पर बिगड़ जाती, अजीब बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है, इस पर आप दावा करते हैं कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि यह सब उसे चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती हूँ, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने मज़े लिए। एक साहब बोला, देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, पर कोई दिखाने वाला भी तो हो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हो रहा था कि उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दड़बे में ले जाकर बीन बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं।
किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती रही, इन्हें गर्दन पे मत डालो, दूर से ही दिखा दो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक नहीं सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर कौन चूकता है। एक मित्र ने बोला, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले तो आदमी यहीं के यहीं मर जाए। इसके कांटे का मंत्र भी नहीं है, दिखाऊं इसके दांत। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेते हैं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं होगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटता। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई चलो यहाँ से, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कुछ गाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, उसके शरीर की नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। सांप की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं। तभी उसने आत्मरक्षा के लिए तैयारी कर ली। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया था। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या अभी भी कोई शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का कोई स्थान नहीं था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी बूटी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हो गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वे उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं हो पाया, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथों से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है बेटा। कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया और कुछ नहीं बोल पाया। मृणाली ने करुण स्वर में, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। मुख की कांति मलिन पड़ गई थी। नाड़ी का कोई पता ही नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लग गए।
घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी और माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह भी अपनी नश्तर अपनी ही गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी जान बच सकती है। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पे तो पत्थर पड़ गया था कि इनकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप मत पालो मत पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पे रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अश्रु प्रवाह था।